नीट की तैयारी कर रहे हो, मैंने सुना है कुछ तुम में से। यस सर। चलो, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन तो क्लियर होगी, सिंपल सी है। सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2 एंड अदर्स। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर। चलिए, अब जैसे मान के चलो ये एक सेल है, तो सेल ने क्या ली? ऑक्सीजन ली। तो ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता सेल में? तो रेस्पिरेशन के बाद ये क्या रिमूव करता है? CO2। सही है? या फिर सेल ने लिया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जानते हो कि नहीं जानते? तो यूरिया निकाल दिया, अमोनियम आयन निकाल दिया, एक्सेट्रा। तो ये एक एग्जांपल है कि जैसे ऑक्सीजन ली तो क्या निकाल दिया? CO2 निकाल दिया। ये वेस्ट हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या है? ये वेस्ट है। कोई दिक्कत है इतने में? बोलो। नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक टर्म होती है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे बोलते हैं पता है क्या? मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड द बॉडी। इसको तुम बहुत सिंपल वे में समझ सकते हो। तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन होता है। ये बताओ, बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बोर्ड ठीक है। तो कभी कभार डिहाइड्रेशन हो जाता है तो तुम क्या पीते हो बताना? ORS। ORS। ORS की फुल फॉर्म पता है क्या? ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सही है। तुक्का मारा कि लॉजिक लगा के बताया है? याद थी? याद थी सर, याद थी। अच्छा, याद थी क्या? चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन में डेफिशिएंसी आई, पानी उड़ गया बहुत ज्यादा। मतलब बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो गया? भाई सॉल्ट भी तो उड़ता है ना पानी के साथ में मिलके, स्वेटिंग के फॉर्म में। उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? तो तुम्हारी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हुई। और तुम्हें एक चीज, दुनिया दुनिया का रूल है कि जहां जहां सॉल्ट बगता है उसके साथ साथ पानी बगता है, ये याद रखना। जहां जहां सॉल्ट जाएगा वहां क्या जाएगा? पानी जाएगा। ठीक है, ये रूल है यूनिवर्सल। जहां जहां सॉल्ट वहां वहां क्या? पानी। क्या बोलना है? जहां जहां सॉल्ट वहां वहां, अरे बोल तो दो पानी यार। पानी, पानी ठीक है ना? पानी। 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 हाँ ठीक है ठीक है, पानी अब नहीं, बहुत है बहुत है। चलो चलो, तो मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ऑस्मोलर रेगुलेशन उसी को बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच वी रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड द बॉडी, या मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड द बॉडी। हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म which can osmoregulate are called osmoregulators.
क्या बोलते हैं उनको अपन? ऑस्मो रेगुलेटर्स। सही है, बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? चलिए, तो ये टर्म समझ में आनी चाहिए, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में मैं भी जाऊंगा नहीं इतना। अब ये ऐसे इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इतना क्लियर है? बताओ, आया ना? Um, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक वो बनाऊंगा कॉलम। ले लिया? अब देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो दिया गया है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म है। एक है अमोनोटैलिक, एक है हमारे पास यूरियोटैलिक, और एक है यूरिकोटैलिक। क्या है? यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरिकोटैलिक। अब नाम में पता पड़ रहा है, अमोनोटैलिक किसको बोल देंगे? जो क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया। और ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? urea. यूरिया। क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया। और ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? Uric acid. यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। अब कौन से ऑर्गेनिज्म? तो इट रिक्वायर्ड Water. और ये वेरी लेस। और ये क्या बोल देंगे? एवरेज। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। नो। जैसे 1 ग्राम जो अमोनियम है ना, अमोनिया अमोनियम के फॉर्म में निकलती है, उसके लिए 500 ml पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? और 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml पानी चाहिए। और 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए कितना चाहिए? केवल 10 ग्राम पानी चाहिए। ठीक, डाटा स्टैंडर्ड। ठीक है ना? बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. ये मोस्ट टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक है, और ये वेरी। ठीक है, एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, और ये एक्सक्रीट होती है इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स। क्या के फॉर्म में होती है ये? पैलेट्स या पेस्ट। ठीक है, बोलो। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, जो एक्वेटिक एनिमल होंगे वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, बताना जरा। है Ammonia, sir. अमोनिया। क्यों? सर क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और ठीक है, एक्वेटिक एनिमल और इनके पास क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। क्रॉप्स
इंसेक्ट्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स और डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल तो समझ ही गए होगे तुम, क्योंकि रेगिस्तान में पानी है क्या? नहीं है ना? बोलो। ठीक है, अब ह्यूमन को काय में रखें अपन? मैमल आ गया ना, मैमल। ह्यूमन इसी में आ गया। ठीक है, अब ये बता, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई चीज इसमें ऐसी हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो? बोलो। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? अरे यार हाँ या ना बोला करो यार, ऐसे नहीं मजे आते फिर। नो सर, नो एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं। चलिए चलिए चलिए, तो मेरे को ये बता दो, कॉकरोच काय में आएगा? यूरिकोटेलिक। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार। कोई कॉकरोच तुम्हारे सिलेबस में बोर्ड में नहीं होगा, लेकिन नीट में है। कॉकरोच क्या है? यूरिकोटेलिक। समझ गए? कॉमन सेंस से इंसेक्ट है ना। इंसेक्ट क्यों आ रहे हैं यूरिकोटैलिक में? क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। बर्ड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बर्ड्स हवा में रहते हैं ज्यादातर टाइम, उनके पास वाटर का कोई सोर्स ही नहीं है, तो बहुत कम पानी पीते हैं बर्ड्स। तो इस वजह से उन्होंने वाटर लॉस को बचाने के लिए क्या किया? यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला। होते ना वो कर जाते हैं जो, कभी कभार सरपा हुआ किसी के। बोलो, सेमी सॉलिड टाइप का जो होता है, आया समझ में? दैट इज द पैलेट। यूरिक एसिड पैलेट्स होते हैं वो, ठीक है? नहीं समझ में सर आया? बोलो, बोल बोल बोल। सर ह्यूमंस भी तो सर यूरिकोटेलिक हो सकते हैं ना? ह्यूमंस, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ह्यूमंस को यूरियोटैलिक में क्यों रखा। ठीक है, अभी ये समझ में आया क्या? पहले ये बताओ। यस सर। चलिए, देखो ह्यूमन में एक्चुअल में अलग केस है। तुम ह्यूमन का ऐसे सोच सकते, ह्यूमन पानी, जैसे अगर जैसे डेजर्ट में अपन गए, तो वहां पे बस ये हो सकता है कि जैसे अपन जब नॉर्मल कंडीशन में रहते थे तो डाइल्यूट यूरिन निकाल लेते, लेकिन डेजर्ट में जैसे ही अपन जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं। वहां पे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, तो इस वजह से उसको यूरिकोटैलिक नहीं बोलेंगे। समझी? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में आ गया होगा वैसे तो। हाँ, टेडपोल जानते हो किसको बोलते हैं? फ्रॉग के लार्वा को, लार्वा फ्रॉग। क्योंकि जब टेडपोल जो रहता है वो पानी में रहता है, लेकिन फ्रॉग क्या रहता है? फ्रॉग जमीन में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। ठीक है ना? बिकॉज फ्रॉग इज एम्फीबियन। एम्फीबियन आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव ऑन द बोथ अर्थ एंड वाटर। सही है कि नहीं है? तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो यूरियोटैलिक ही होते हैं। तो तुमसे पूछा जाता है कि अगर एक टेडपोल से एक फ्रॉग बन रहा है, तो इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल चेंज होगा कि नहीं होगा? सही है गलत है? अब इसमें एक ऐसे क्वेश्चन बना देगा, स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन tadpole convert into the frog, then it becomes ammoniotelic to ureotelic, या it becomes ureotelic to ammoniotelic। ठीक है, या फिर बोल देगा यूरिकोटैलिक टू अमोनोटैलिक, या अमोनोटैलिक टू यूरिकोटैलिक। पता कौन सा आंसर होगा? अबे ये होगा। समझ गए ना, पहला ही होगा। अब ऐसे ही एक फेरेटेमा पोस्टुमा जो केंचुआ होता है, केंचुआ जानते हो? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जानते हो? किसान का मित्र, हेलो। फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो जो अर्थवॉर्म होता है, अगर ज्यादा पानी पड़ता है तो वो यूरियोटैलिक हो जाता है, और अगर कम, वो सॉरी, ज्यादा पानी पड़ता है तो वो मोनोटैलिक हो जाता है, और अगर कम पानी पड़ता है तो वो क्या निकालता है? वो ये निकालता है, यूरिकोटैलिक ही रहता है वो, क्योंकि वो इंसेक्ट है ना। नहीं समझे? बोलो, अरे बोल दो। यस सर, समझे सर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल जरूर याद रखना, कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिशेस। एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ ली क्या तुम लोगों ने? हैं? एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ ली?
किसी को अगर जानना कार्टिलेजिनस फिश ऑफ होनी फिशेस क्या है तो एक बार एनसीईआरटी में पढ़ना एनिमल डाइवर्सिटी वाला टॉपिक, और नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना फिर, ठीक है ना। ये बेसिकली कैटेगरी है फिशेस की। एक ऐसी फिश है जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, एक ऐसी फिश है जिनमें बोन प्रेजेंट है। तो जिनमें बोन प्रेजेंट है उनको बोनी फिश बोल रहे हैं, जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट है उनको कार्टिलेजिनस फिश बोल रहे हैं। सही है, ये तो आ गया होगा समझ में। अरे बोल दो मित्रों। यस सर। ठीक, पढ़ू आगे, पढ़ू, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। In human urine, ammonia, urea, all are present, but urea is present in maximum amount. So human is यूरियोटेलिक। समझ गए? अब डाउट तो नहीं रहेगा। तुमसे पूछे ह्यूमन के यूरिन में होता क्या क्या, तो हो तो तीनों चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? यूरिया। That's why it is यूरियोटेलिक। समझ गए? वो अब यूरिया कहाँ बनता है? अमीनो एसिड का नाम सुना है क्या? अमीनो एसिड जानते हो? लिवर में, ठीक है। अमीनो एसिड जानते हो कि नहीं जानते, ये बताओ मेरे को। पहले वो बताओ, जानते हो? यस सर। ठीक है, तो अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, वहां पर क्या बनता है? लीवर में जाके यूरिया बनता है। तो यूरिया कहाँ बनता है? फॉर्म कहाँ पे होता है? लिवर में। और सेपरेट कहाँ पे होता है? सेपरेट फ्रॉम ब्लड। ये होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया कहाँ बनता है, आधी जनता ठोक के आ जाती है, क्या? यूरिया इज फॉर्म इन द किडनी। तो कृपया याद रखें कि यूरिया किडनी में नहीं। हाँ बोले, बोल। कैसे बनता है सर लीवर में? लिवर में कैसे बनता है? उसके लिए साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल। इन लिवर यूरिया इज फॉर्म्ड बाय ऑर्निथिन साइकिल। इस सिलेबस में तो नहीं है तुम्हारे, इस वजह से नहीं बता रहा मैं। बताओ, जाननी है क्या? हैं? जाननी है तो बताओ। यस सर। ठीक है, चलो तो बताते हैं फिर। ऑर्निथिन साइकिल बता दें तुम्हें। ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैब हेंसलेट। जब एक्चुअल में होता क्या है, CO2 और अमोनिया दोनों मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? यूरिया में। वो यूरिया बोल रहा हूँ, लिवर में। और बनता है यहाँ पे कंपाउंड बनता है कार्बोमिल फॉस्फेट। क्या बनता है? और यहाँ 2 ATP टूट जाते हैं तुम्हारे, एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब इससे क्या होता है आगे? ये बनता है तुम्हारा सिट्रुलिन। और सिट्रुलिन आगे क्या में कन्वर्ट होता है? अमीनो सक्सिनिक एसिड, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड में।
यहाँ पे भी ब्रेक होता है एटीपी। क्या में कन्वर्ट होता है यहाँ एटीपी? एएमपी में, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पे क्या निकलता है? फ्यूमेरिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये केवल रट्टा मार चीज है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, मैं बताऊं तुम्हें। और यहाँ से ही कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक। तो यहाँ पानी जुड़ता है और यूरिया बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है यहाँ। CO2 को अमोनिया के साथ जोड़ा, ठीक है, और CO2 को अमोनिया के साथ जोड़ने पे क्या बना? 2 ATP एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे। इससे कंपाउंड बना कार्बोमिल फॉस्फेट। कार्बोमिल फॉस्फेट ने क्या किया? तुम्हारे बॉडी के अंदर है सिट्रोलिन। ये कहाँ से आया? एक्सटर्नली प्रेजेंट है, तो सिट्रोलिन पे काम किया इसने। तो यहाँ पे क्या हुआ? एस्पार्टिक एसिड का मॉलिक्यूल सिट्रोलिन से आके जुड़ा और यहाँ पे एक ATP कंज्यूम हुई AMP में। तो इससे क्या बन गया? सिट्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड से आर्जिनो सक्सेनिक एसिड। अगली स्टेप में क्या हुआ? इससे फ्यूमेरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो उससे क्या बना दोबारा? यहाँ पे क्या बना? एस्पार्टिक एसिड। देखो, तो ये बना आर्जिनिन, और आर्जिनिन में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ, वहां से यूरिया आउट हो गया, तो उससे बना ऑर्निथिन। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑर्निथिन है, इस वजह से इस साइकिल का नाम क्या दिया? ऑर्निथिन साइकिल। और क्रेब्स हेंसलेट क्यों बोलते? क्योंकि इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। बोलो, समझ में आया कि दोबारा बताऊं? समझ में आया? एक्चुअल में ये तो अभी बहुत शॉर्ट में है, डिटेल्ड तो बहुत बड़ी है। एक्चुअल में याद रखनी नहीं है, मैंने भी नीट के टाइम पे याद रखी थी थोड़ी बहुत, फिर छोड़ दी थी, क्योंकि इतने भी काम की है नहीं। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अमोनिया तो ज्यादा टॉक्सिक थी, अमोनिया को ज्यादा टॉक्सिक थी, उसको क्या बना दिया? लेस टॉक्सिक कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बोलो, Yes. बढ़ो आगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये लिख लिया। तो यूरिया बनता कहाँ पे? ये पता पड़ गया? बोलो, कहाँ बनता है यूरिया? लिवर में, लिवर में। और एक्सक्रीट कहाँ कहाँ होता है? किडनी, किडनी में एक्सक्रीट होता है, किडनी एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना। किडनी है, उसके अलावा कहाँ? नहीं, सेपरेट होता है यहाँ तो ब्लड से। एक्सक्रीट भी कहाँ कहाँ पे होता है, ये भी लिख देता हूँ। किडनी, स्वेट और सलाइवा। तुम्हारी सलाइवा में यूरिया होता है, स्वेट में होता है, और मतलब यहाँ स्वेट ग्लैंड जो होंगी वो, और यहाँ सलाइवरी ग्लैंड जो होंगी वो तुम्हारी यूरिया निकालती है। मतलब तुम्हें ये बात पता है कि नहीं पता? डाइजेस्टिव में पढ़ी होगी, यूरिया होता है सलाइवा में। नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो, कभी टेस्ट करके देखा पसीना, स्वेट गलती से मुंह में चला गया हो तो एक तो नमकीन सा लगता है, वो लगता है कि नहीं लगता? भाई मेरे मुंह में तो गया कई बार पसीना चला जाता है गर्मियों में, और तुम्हें बोलने में शर्म लग रही तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्वेट में जो उसका टेक्सचर जो आ रहा है ना, उसका टेक्सचर एकदम अजीब सा आता है ना, आंखों में भी जैसे चला जाता है तो एकदम इरिटेशन होता है कि नहीं होता? पसीना जब आंखों में चला जाता है, स्वेट व्हेन एंटर इनटू द आईज देन इरिटेशन इज कॉज आई ड्यू टू द यूरिक एसिड एंड अदर मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द स्वेट। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज तो सर क्लियर करी क्वेश्चन, होगी। हाँ बोलो बोलो। सर आइज में थोड़ी देर के लिए इरिटेशन होता है, उसके बाद सर वो इरिटेशन बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बेसिकली वो मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, गया ब्लड में, वहां से जब तक वहां रहेगा सेल्स के बाद, जब तक इरिटेशन रहेगा, जब चला जाएगा तो नहीं रहेगा। सही है कि नहीं है? क्योंकि वो बहुत, और वहां पे जो इरिटेशन वो बहुत कम क्वांटिटी में, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में होता है। जैसे मान के चले, एक एग्जांपल ले लो तुम, कि तुम्हारे हाथ पे गर्म पानी गिर गया, हॉट वाटर गिर गया, ठीक है। अगर वो कम हल्का, मतलब थोड़ा कम गर्म था, तो बताओ ज्यादा देर तक जलन मचेगी क्या? इरिटेशन रहेगा क्या स्किन पे? क्योंकि नहीं। बॉडी क्या होगी, और अगर वही बहुत ज्यादा गर्म होता तो
ज्यादा दे, क्यों? क्योंकि वहां पे डैमेज ज्यादा कर देगा वो, ठीक है ना। तो अब मैं अगर किसी की आंख में बहुत ज्यादा यूरिया फेंक दूं तो वो पता हो सकता है कि वो अंधा भी हो जाए। नहीं समझ में आया? और एक्चुअल में यूरिया ही वहां पे रेस्पॉन्सिबल नहीं है इरिटेशन के लिए। तुम्हें पता है कि टी एयर्स में सॉल्ट भी होता है, और सॉल्ट भी इरिटेंट होता है। कहीं घाव पे, कहीं वाउंड हो रहा है, वुंड पे अगर तुम नमक लगा दो क्या होगा? उसकी हालत खराब हो जाएगी। कभी लगा के देखना, कभी खुद के काट के और फिर लगा के देखना। आया समझ में? बोलो। सर अगर चिली चले जाए आंख में तो और दिक्कत। उसमें भी एल्कलॉइड्स होते हैं, उसमें सल्फर प्रोडक्ट होते हैं, वो भी दिक्कत है। सब इरिटेंट है। आंख तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन बोल रही है तू। आंख के लिए तो कोई भी चीज सेंसिटिव हो सकती है। गुलाब जल डालते जब भी तो थोड़ा थोड़ा मिर्च सी लगती है, लेकिन वो एज अ मेडिसिन यूज कर रहा है। नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक, बढ़ो आगे। तो डेली एक्सक्रीशन कितना होता है यूरिया का? 25 से 30 ग्राम करते हैं अपन पर डे। कितना करते हैं? और तुमने देखा है जो गवर्नमेंट वॉशरूम होते हैं उनमें बदबू बहुत आती है, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं लोग, यूरिन पास करके तो जाते लेकिन पानी नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, तो वहां पे यूरिन एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, ये देखा है कभी? या यूरिन, जैसे यूरिन पास करने के बाद वहां पे पानी मत डालो, तो मतलब यूरिन वहीं पे एक्यूमुलेट रहने दो, तो उसमें कुछ टाइम बाद बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फॉल स्मेल आती है। आती है? बोलो, ध्यान ना बोलो। सर यूज नहीं किए वहाँ का। अरे फाउल स्मेल नहीं कभी सूंघी नहीं है कभी? देखी नहीं कभी बदबू आती है यूरिन पास करने के बाद थोड़ी देर बाद उसी जगह पे? आता है ना, कि नहीं आता? तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है बेसिकली? क्या? वो ऑर्डर आता क्यों है सर? हाँ वही बता रहा हूँ। कभी तो तुम्हारा यूरिया होता है ना, वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है यूरिएज, जिस यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में और CO2 में। तो ये फाउल स्मेल बेटा तुम्हारा अमोनिया का होता है। अमोनिया अगर तुमने ज्यादा देर सूंघ ली ना तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, बेहोशी भी हो सकती है। तो वहां पे जो ज्यादा फाउल स्मेल है वो अमोनिया की वजह से, ना कि यूरिया की वजह से। बिकॉज ऑन दैट एरिया द यूरिया इज ब्रेक डाउन इनटू द अमोनिया एंड CO2 बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम यूरिएज, and in which the enzyme is present. So many type of bacteria in which the urease enzyme is present that convert the urea into the ammonia and CO2. समझे? बोलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? फिर कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे, ठीक है? यस सर। ठीक। और कोई डाउट वगैरह हो तो मैं पुराने चैप्टर से रिलेटेड तो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? सर कल से आओगे कि नहीं आओगे सारे? बोरिंग तो नहीं लगी ना क्लास? नो सर। नो सर। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देंगे, अभी मैं हंसी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ थोड़ा सा, इस वजह से, ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर पढ़ते हैं कल, हैं? थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके वेलकम। अब लीव कैसे करें इसको? थैंक यू।